टॉपिक रहे हैं दोस्तों आपके लास्ट जो आज अपन करने वाले हैं लोकायुक्त और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। पूछे हुए सभी क्वेश्चन करेंगे वो भी ट्रिक के साथ में। स्टार्ट करें दोस्तों। क्वेश्चन है कि राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, यानी कौन से वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन है 1971, 1973, 1977 या फिर 1982। आंसर आएगा 1973 में। 1973 में करप्शन मिटाने के लिए लोकायुक्त का हथियार निकाला। कौन सा निकाला? करवा, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ। कब लागू हुआ अधिनियम? ऑप्शन है 26 जनवरी 1973, 26 मार्च 1973, 15 अगस्त 1973 या फिर 2 अक्टूबर 1973। आंसर आएगा 26 मार्च 1973। 26 मार्च को मार्च पास्ट करते हुए लोकायुक्त ने काम शुरू करा। कैसे याद करेंगे कि मार्च पास्ट करते हुए मार्च में 1973 में 26 तारीख को, ठीक है ना, ये स्टार्ट हुआ। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। प्रथम लोकायुक्त ऑप्शन है केपी यू मेनन, आईडी दुआ, एमएल जोशी या एसएस कोठारी। आंसर है आईडी दुआ। आईडी दुआ पहले लोकायुक्त ने आकर करप्शन के खिलाफ दुआ की कि सब ठीक हो जाए। याद कैसे करा? दुआ नाम से याद करा कि सबसे पहले करप्शन के खिलाफ इन्होंने दुआ की। आगे क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे। ऑप्शन है आईडी दुआ, केपी यू मेनन, मिलाप चंद जैन, प्रताप कृष्ण लोहरा। आंसर आएगा केपी यू मेनन। मेनन, मेनन में क्या है? मैन, मैन नहीं बल्कि उप लोकायुक्त थे केपी यू मेनन। मेनन से क्या नाम याद कराया अपन ने? मैन नहीं थे, ठीक है ना। यानी मैन या फिर क्या याद करेंगे? मैन, मुख्य। क्या नहीं थे? मुख्य नहीं थे। जबकि क्या थे? सेकंड नंबर पे थे। सेकंड नंबर थे, यानी उप लोकायुक्त थे। ये क्या नहीं थे? मैन नहीं थे। और मैन से क्या याद करेंगे? मेनन याद करेंगे। क्वेश्चन आगे है कि लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कौन अपॉइंटमेंट देता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। आंसर आएगा राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए राज्यपाल किसकी सलाह लेता है? इसकी सलाह भी करते हैं लोकायुक्त नियुक्ति केवल मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा में विपक्ष का नेता। मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आंसर आएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा की में विपक्ष का नेता, इनकी सलाह ली जाती है। सीएम की चोरी पकड़नी है तो सीएम से ही नहीं, है ना, सीजे ऑफ एचसी और विपक्ष के नेता से पूछेंगे, इन दो से पूछेंगे, सीएम से नहीं। क्वेश्चन आगे है राजस्थान लोकायुक्त का कार्यकाल वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? ऑप्शन है 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु, 8 वर्ष या 65 वर्ष आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु या फिर 5 वर्ष या 62 वर्ष आयु। आंसर आएगा 5-65, ठीक है ना, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। पहले 5 था, 2018 में 8 किया, फिर 2019 में कांग्रेस सरकार ने वापस क्या कर दिया? 5-65 कर दिया। 5-65। आगे प्रश्न है कि वर्ष 2018 में राजस्थान सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया था, जिसे 2019 में वापस घटा दिया गया। अभी देखा है अपन ने 2019 में जिसे घटाया था, जबकि 2018 में कितना कर दिया था? 6, 7, 8, 10। तो ये कर दिया था 8। अब 2018 में क्या करा था? 8 करा था। 2018 8 से 8, 18 में 8 कर दिया था। वसुंधरा सरकार ने 5 से बढ़ाकर सीधा 8 साल करा, वो एसएस कोठारी जी के लिए, ठीक है ना। आगे प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक यानी लगभग 6 वर्ष तक लोकायुक्त के पद पे कौन रहे थे? ऑप्शन है आईडी दुआ, एसएस कोठारी, एमबी शर्मा, प्रताप कृष्ण लोहरा। आंसर आएगा एसएस कोठारी। एसएस कोठारी। कोठारी जी ने सबसे लंबे समय यानी 2013 से 19 तक लोकायुक्त की कोठरी संभाली थी, ठीक है ना। सबसे लंबी कोठरी किसने संभाली? एसएस कोठारी ने। क्वेश्चन आगे पूछा गया कि राजस्थान के वर्तमान यानी 13वें लोकायुक्त कौन है? ऑप्शन है एसएस कोठारी, प्रताप सिंह लोहरा, पंकज मित्तल, मानवेंद्र सिंह। आंसर है प्रताप कृष्ण लोहरा। वर्तमान में प्रताप और कृष्ण की कृपा से लोहरा जी करप्शन को लोहे की तरह पीट रहे हैं। लोकायुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? किसके समान पद से हटाएंगे? ऑप्शन है मुख्यमंत्री के समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, राज्यपाल के या फिर महाधिवक्ता के समान।
आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। लोकायुक्त को हटाना बच्चों का खेल नहीं है। हाई कोर्ट के जज की तरह ही ये साबित कदाचार होगा और उससे ये हटेंगे। आगे है कि राजस्थान में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से कौन बाहर है? कौन सा बाहर है लोकायुक्त अधिकार क्षेत्र से? पंचायत समिति का प्रधान, जिला परिषद का प्रमुख, मुख्यमंत्री या नगर निगम का महापौर। इसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। राजस्थान में सीएम लोकायुक्त के दायरे से बाहर है। एमपी, गुजरात में सीएम अंदर आता है। तो एमपी है और गुजरात है, उनमें सीएम भी शामिल होते हैं अधिकार क्षेत्र में। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राजस्थान लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आता है? राज्य के मंत्री, राज्य के विधायक, राज्य सरकार के कर्मचारी या नगर पालिका अध्यक्ष। कौन से नहीं आते हैं? इसमें आंसर आएगा राज्य के विधायक नहीं आते हैं, एमएलए नहीं आते हैं। विधायक, एमएलए और सीएम दोनों ही लोकायुक्त की पहुंच से बाहर हैं। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं का कौन सा पदाधिकारी लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आता है? और ये पंचायत की पूछी है। ऑप्शन है जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच और पंच। आंसर है सरपंच और पंच नहीं आते हैं। सरपंच, पंच लोकायुक्त से बाहर है, लेकिन जो प्रधान और जिला प्रमुख है वो इसके दायरे में आते हैं। नेक्स्ट है कि क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी का अध्यक्ष है वो लोकायुक्त की जांच के दायरे में आता है? हाँ, नहीं, राज्यपाल की अनुमति से आता है या फिर केवल भ्रष्टाचार के मामले में? आंसर आएगा नहीं आता है। आरपीएससी जो अध्यक्ष है और जो सदस्य हैं वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जो एजी हैं, महालेखाकार हैं, सब लोकायुक्त से बाहर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, विधानसभा अध्यक्ष को। आंसर है राज्यपाल को, जिसने अपॉइंट किया है उसी को रिपोर्ट दी जाएगी। नेक्स्ट है कि लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशों की प्रकृति कैसी होती है? बाध्यकारी, केवल सलाहकारी या फिर दंडात्मक या न्यायिक? कैसी होती है? ये होती है केवल सलाहकारी। ठीक है ना? यानी लोकायुक्त सिर्फ एडवाइस दे सकता है, सजा देने का जो डंडा है वो सरकार के पास रहता है। नेक्स्ट है कि लोकायुक्त किसी शिकायत की जांच उस घटना की कितने वर्षों के भीतर कर सकता है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 या फिर 10। आंसर है 5 वर्ष। यानी घटना हुए अगर 5 साल से ज्यादा बीत गए तो लोकायुक्त उसकी जांच नहीं करेगा, यानी टाइम लिमिट सिर्फ 5 ईयर। नेक्स्ट है कि क्या लोकायुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए किसी मामले की जांच शुरू कर सकता है? ऑप्शन है हाँ, किसी मामले में भी कर सकता है, नहीं, केवल मंत्रियों के खिलाफ या फिर केवल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। स्वतः संज्ञान इसमें नहीं, उसे एक औपचारिक शिकायत की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, झूठी और भावनापूर्ण शिकायत करने पर लोकायुक्त अधिनियम के तहत कितनी सजा का प्रावधान है? झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने पर लोकायुक्त अधिनियम के तहत कितनी सजा हो सकती है झूठी शिकायत करेंगे तो? ऑप्शन है 1 वर्ष की जेल हो सकती है, 3 वर्ष की जेल, जुर्माना, 6 महीने की जेल या फिर केवल 1000 रुपए जुर्माना। इसमें 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है, जुर्माना भी हो सकती है और दोनों भी हो सकते हैं। यानी झूठी शिकायत अगर करते हो तो 3 साल के लिए अंदर जाओगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि लोकायुक्त के कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है लोकायुक्त कार्यालय का? लोकायुक्त स्वयं होता है, पुलिस महानिदेशक, सचिव या फिर उप लोकायुक्त कौन होता है? इसमें होते हैं सचिव होते हैं या आईएएस ऑफिसर। इसमें ऑफिस का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी जो कागजी काम है वो सेक्रेटरी आईएएस देखते हैं। क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि लोकायुक्त की अन्वेषण शाखा का प्रमुख कौन होता है? जो इन्वेस्टिगेशन विंग होती है उसका हेड कौन होता है? सचिव, आईजी, डीआईजी स्तर का पुलिस अधिकारी या उप लोकायुक्त या फिर जिला कलेक्टर? इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात करिए तो यहाँ पे होगा आईजी, डीआईजी स्तर का पुलिस अधिकारी। ठीक है ना? जांच का काम पुलिस का है तो यही होंगे। क्वेश्चन आगे है कि लोकायुक्त अधिनियम 1973 की इस धारा के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? 1973 अधिनियम के तहत इसमें है कि धारा 15, 18, 21 या फिर 25 में। इसमें धारा 21 यानी 21 का शगुन देकर सरकार ने लोकायुक्त के नियम बनाने का पावर अपने पास रख लिया। कौन से में? 21 में। क्वेश्चन फिर है कि भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में हुई थी? कौन से राज्य में लोकायुक्त की स्थापना सबसे पहले हुई भारत में? राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल। तो ये हुई थी महाराष्ट्र में 1971 में। बिल सबसे पास उड़ीसा ने करा था
बिल सबसे पास किसने करा था सबसे पहले? ओडिशा ने। और जो संस्था सबसे पहले बनी थी वो महाराष्ट्र में बनी थी 1971 में। आगे है कि किस आयोग समिति ने भारत में सर्वप्रथम लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी? कौन सा आयोग था जिसने सिफारिश करी थी और लोकपाल लोकायुक्त है वो स्थापित हुआ था भारत में? ऑप्शन है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, संथानम समिति या फिर कोठारी आयोग। तो ये था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70। यानी मोरारजी देसाई वाले फर्स्ट जो एआरसी है उसने पहली बार ये लोकपाल लोकायुक्त की बात कही थी। नेक्स्ट है कि सेवानिवृत्त लोक सेवक के खिलाफ क्या लोकायुक्त शिकायत की जांच कर सकता है? यानी जो लोक सेवक है वो रिटायर्ड हो चुका है उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है क्या? जांच हो सकती है क्या? इसमें नहीं, हाँ या फिर जीवन भर कभी भी हो सकती है या 5 वर्ष के या अधिक बीच के अंतर में हो सकती है या फिर भ्रष्टाचार के मामले में बिना किसी सीमा के हो सकती है। तो ये होती है कि हाँ, हो सकती है। यदि घटना को 5 वर्ष से अधिक समय नहीं बीता हो, 5 वर्ष के अंदर-अंदर हो सकती है, जब उनका रिटायरमेंट हुए 5 साल हो गए, ये लाइफ टाइम का कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन है आगे, कि लोकायुक्त अपना पद ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ लेता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो ये लेते हैं राज्यपाल के सम्मुख, ठीक है? लोकायुक्त को अपॉइंट भी गवर्नर करता है और जो शपथ है वो भी राज्यपाल दिलाते हैं। क्वेश्चन है कि राजस्थान लोकायुक्त को जांच के दौरान किसी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं? किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं लोकायुक्त को जांच के दौरान? ऑप्शन है उच्च न्यायालय, सिविल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय या फिर राजस्व मंडल। आंसर है सिविल न्यायालय। सिविल कोर्ट की समन भेजना, गवाही लेना और जेल भेजने का पावर इनके पास में नहीं है, जबकि समन भेज सकते हैं और गवाही ले सकते हैं। सिविल न्यायालय। क्वेश्चन आगे है, क्या लोकायुक्त पद पर रहते हुए संसद या विधानसभा का सदस्य हो सकता है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, उसे पद से इस्तीफा देना ही होगा। हाँ, यदि वह मंत्री ना हो और राष्ट्रपति की अनुमति से हो सकता है। आंसर आएगा नहीं, उसे पद से इस्तीफा देना होगा। लोकायुक्त का पद लाभ का पद है। इसे लेने से पहले एमपी एमएलए की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि क्या राज्य निर्वाचन आयुक्त लोकायुक्त के दायरे में आता है? जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या लोकायुक्त के दायरे में आता है? हाँ, नहीं, केवल मुख्यमंत्री के कहने पे या फिर भ्रष्टाचार के मामले में। इसका ये नहीं आया है, ठीक है। चुनाव आयुक्त है और जो आरपीएससी के चेयरमैन है, जजेज हैं लोकायुक्त के लूप से बाहर है, ये नहीं आते हैं। आगे है कि क्या राजस्थान के लोकायुक्त के पास कोई स्वतंत्र अभियोजन एजेंसी है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, हाँ 18 के बाद है और केवल एसीबी है। इसमें आंसर नहीं है। लोकायुक्त के पास खुद की जो है वो मुकदमा चलाने वाली पावर एजेंसी नहीं है। ये एक बड़ी कमजोरी है। क्वेश्चन पूछा गया आगे कि राजस्थान में उप लोकायुक्त का पद कब से रिक्त चल रहा है? कब से खाली चल रहा है? ऑप्शन है 1990 से, 73 से, 80 से या 10 से। इसमें 1973 के बाद, यानी प्रथम के बाद कोई नहीं बना है। यानी जो पहले उप लोकायुक्त थे उसके बाद में सरकार ने आज तक किसी को उप लोकायुक्त बनाया ही नहीं है। ठीक है ना? कौन थे पहले? मेनन थे। मेनन थे। यानी कैसे याद करा था अपन ने कि ये मेन नहीं थे, यानी 1 नंबर पे नहीं थे, ये कौन से थे? सेकंड नंबर वाले थे, यानी उप लोकायुक्त थे। क्वेश्चन आगे है कि क्या राजस्थान में लोकायुक्त का कोई क्षेत्रीय कार्यालय है? ऑप्शन है हाँ, जोधपुर में है, सभी संभागों में है, केवल जयपुर में है या फिर उदयपुर कोटा में है। इसमें कि नहीं है, केवल जयपुर में मुख्यालय है इनका। पूरे राजस्थान का करप्शन चेक करने के लिए लोकायुक्त का सिर्फ एक ऑफिस जयपुर सचिवालय परिसर में है। क्वेश्चन आ गया है कि क्या लोकायुक्त किसी लोक सेवक का स्थानांतरण कर सकता है? क्या ये पब्लिक सर्वेंट का किसी का भी ट्रांसफर कर सकता है? इसमें ये है कि हाँ, वो आदेश दे सकता है, नहीं ये राज्य सरकार का काम है, केवल सस्पेंड कर सकता है या मुख्यमंत्री की सहमति से कर सकता है। आंसर है कि ये नहीं है, क्योंकि ये राज्य सरकार का काम है। लोकायुक्त सिर्फ जांच रिपोर्ट की सिफारिश सरकार को भेज सकता है, ट्रांसपोर्ट सस्पेंड सरकार ही करती है। क्वेश्चन आगे है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? ये टॉपिक जो है वो, ये दोनों टॉपिक हैं आज वाले, वो आपके अभी इस नए सिलेबस में जुड़े हैं। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 1980, 1987, 95 या 98? आंसर है 1987 में। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए
1987 में ये एक्ट पास हुआ था, है ना? 1987। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब हुआ, यानी लागू कब हुआ? 1987 में, 9 नवंबर 1995, 26 जनवरी 1998, 15 अगस्त 2000। आंसर है 9 नवंबर 1995। एक्ट 1987 का था। पूरे देश में 9 नवंबर 1995 को ये लागू हुआ। ठीक है? 9 नवंबर 1995। क्वेश्चन है कि पूरे भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल लीगल सर्विस डे। ऑप्शन है 26 नवंबर, 9 नवंबर, 15 अगस्त, 10 दिसंबर। आंसर है 9 नवंबर को। 9 नवंबर 1995 को एक्ट लागू हुआ था, इसलिए 9 नवंबर को लीगल सर्विस डे मनाते हैं। आगे है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। आंसर आएगा जयपुर में। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में है और इसका जो ऑफिस है वो राजधानी कहाँ है? जयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय भवन में। क्वेश्चन है कि जो RSLSA है का मुख्य संरक्षक कौन होता है? इसका मुख्य संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश। आंसर है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना? यानी न्याय का सबसे बड़ा मंदिर हाईकोर्ट है, तो उसके चीफ जो है वो इसके मुख्य संरक्षक होंगे। क्वेश्चन है कि RLSSA का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठतम न्यायाधीश, जिला और सत्र न्यायाधीश, महाधिवक्ता। अच्छा, मैं पहले ये बता दूं आपको, मतलब जो RSLSA का ही पूर्ण नाम क्या है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है ना? अब अपन शॉर्ट में लेके चल रहे हैं इसको। क्या पूछा गया था कि कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश, जिला और सत्र न्यायाधीश या महाधिवक्ता। आंसर आएगा उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम। ठीक है ना? सीनियर, यानी CJ तो पैटर्न इन चीफ है, उनके जस्ट नीचे वाला सीनियर जज है वो कार्यकारी अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA का अध्यक्ष कौन होता है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑप्शन है जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला सत्र न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। आंसर आएगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज। जिले में न्याय का सबसे बड़ा बोस जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है और यही चेयरमैन है। क्वेश्चन है कि तालुका यानी उपखंड विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, तालुका का वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी या सरपंच। आंसर है तालुका का वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी। तहसील और उपखंड स्तर पर जो सबसे सीनियर जज होता है, जुडिशियल ऑफिसर होगा, और वही इनका बोस होगा। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान में सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु आय सीमा क्या है? यानी मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आय सीमा कितनी है? इसमें 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 3 लाख या फिर 5 लाख। इसमें 3 लाख रुपए, यानी सामान्य वर्ग के लिए वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। क्वेश्चन आगे है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत इनमें से कौन मुफ्त कानूनी सहायता का हकदार है फ्री लीगल एड का, यानी आय सीमा के बिना? ऑप्शन है अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य, महिलाएं और बच्चे, औद्योगिक कामगार या उपयुक्त सभी। इसमें ये उपरोक्त सभी आते हैं, सभी शामिल होते हैं। SC ST, वुमेन्स हैं, चिल्ड्रन हैं, डिसेबल्ड हैं। आपदा के शिकार के लिए कोई इसमें आय, आपदा शिकार के जो लोग होते हैं उनके लिए भी कोई आय सीमा नहीं है, यानी ये सब फ्री रहते हैं। क्वेश्चन आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया? कौन से अनुच्छेद में? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 21, 39A या फिर 40। आंसर आएगा 39A। नीति निर्देशक तत्वों में ये बात कही गई है। 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें 39A जोड़ा गया था और गरीबों को न्याय फ्री मिलेगा ऐसा कहा गया था। क्वेश्चन आगे है कि लोक अदालत द्वारा पारित किया गया निर्णय किसी न्यायालय की डिग्री के समान माना जाता है? किस न्यायालय की डिग्री के समान माना जाता है? आपराधिक न्यायालय, सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय? आंसर आएगा सिविल न्यायालय। यानी लोक अदालत का जो फैसला है
वो सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है, जो फाइनल और बाध्यकारी होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्या लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी अन्य अदालत में अपील की जा सकती है? ऑप्शन है जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, नहीं कर सकती है, अंतिम और बाध्यकारी है, और सर्वोच्च न्यायालय में। इसमें है कि नहीं कर सकती, ये अंतिम और बाध्यकारी होता है, मानना ही है। लोक अदालत में दोनों पार्टियों की सहमति से फैसला होता है, इसलिए कोई अपील यहाँ पे नहीं होगी। क्वेश्चन है फिर कि स्थानीय स्थायी लोक अदालत का गठन किस प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए किया जाता है? यानी परमानेंट लोक अदालत। उसमें मामले आपराधिक मामले, जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले, या फिर कर विवाद, या फिर चुनाव विवाद। इसमें होते हैं जनोपयोगी सेवाएं, यानी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से संबंधित मामले इसमें आते हैं, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, टेलीफोन, बीमा, अस्पताल हो गया। इनके विवाद जो है वो परमानेंट लोक अदालत में आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि स्थायी लोक अदालत के पास कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार है? परमानेंट लोक अदालत है वो कितने रुपयों तक करती है सुनवाई? ऑप्शन है 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, या 1 करोड़। आंसर आएगा 1 करोड़ रुपए। यानी 2015 में जो के अमेंडमेंट के बाद में परमानेंट लोक अदालत की पावर बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 1 करोड़ कर दी गई है। क्वेश्चन आगे है कि सामान्य लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत में मुख्य क्या अंतर है? ऑप्शन है स्थायी लोक अदालत में वकील नहीं होते, स्थायी लोक अदालत सहमति न होने पर भी गुण-दोष पर फैसला सुना सकती है, स्थायी लोक अदालत में केवल सरकारी मामले आते हैं, या फिर इसमें कोई अंतर नहीं। इसमें अंतर ये है कि स्थायी लोक अदालत सहमति न होने पर भी गुण दोष पर फैसला सुना सकती है। नॉर्मल लोक अदालत में राजीनामा जरूरी है, और जो परमानेंट वाली में राजीनामा न हो तो भी वो अपना फैसला सुना सकती है। क्वेश्चन आगे है कि स्थायी लोक अदालत की बेंच यानी पीठ में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसमें होते हैं 2, कुल 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। यानी चेयरमैन जिला जज लेवल का होता है एक, और उसमें 2 एक्सपर्ट होते हैं, जैसे जनोपयोगी सेवा के जानकार होने चाहिए। टोटल 3 लोग इसमें होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सामान्यतः 1 वर्ष में कितनी बार किया जाता है? ऑप्शन है 1, 2, 4, 12। इसमें 4 बार होता है, प्रत्येक 3 महीने में, ठीक है ना। यानी जो पूरे देश में साल में 4 बार और हर 3 महीने में 1 बार नेशनल लोक अदालत लगता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि क्या लोक अदालत में कोई कोर्ट फीस लगती है? इसमें है कि 100 रुपए लगते हैं, बिल्कुल मुफ्त है, या फिर ये मामले की कीमत का 1% है, या फिर सिविल मामलों में फीस लगती है। इसमें है कि नहीं लगती है, ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है एकदम। अगर कोर्ट में पहले से फीस जमा थी और मामला लोक अदालत में सुलझ गया, तो फीस भी रिफंड हो जाती है, इसमें वापस भी मिल जाते हैं पैसे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की किस धारा के तहत लोक अदालत के आयोजन का प्रावधान है? ऑप्शन है धारा 12, 19, 22 ए या 25। तो इसमें लोक अदालत का प्रयोजन है वो धारा 19 में। 19 में लोक अदालत के दर्शन होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया कि कौन से मामले लोक अदालत में नहीं लाए जा सकते? ये है कि अशमनी आपराधिक मामले, फिर है बैंक लोन के मामले, तलाक, पारिवारिक, या फिर मोटर दुर्घटना क्लेम। कौन सा इसमें नहीं आता है? इसमें नहीं आता है अशमनीय आपराधिक मामले। इसमें जिनमें राजीनामा कानूनन मना है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये ऐसे नहीं आएंगे, वो लोक अदालत में नहीं आ सकते, क्योंकि इनमें राजीनामा मान्य ही नहीं है। क्वेश्चन है कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? ऑप्शन है राजस्थान पुलिस, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य मानवाधिकार आयोग, या जिला कलेक्टर। इसमें यही है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। यानी एसिड अटैक हो गया, रेप, हत्या के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का काम जो है वो RSLS करता है, और DL ऐसे भी करता है। क्वेश्चन है कि विधिक साक्षरता क्लब का मुख्य रूप से कहाँ खोले गए हैं? विधिक साक्षरता क्लब ऑप्शन है ग्राम पंचायतों में, थानों में, स्कूल कॉलेजों में, या अस्पतालों में। ये स्कूलों और कॉलेजों में खोले हैं। बच्चों को कानून सिखाने के लिए स्कूल कॉलेज में लीगल लिटरेसी क्लब बनाए गए। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करते हैं?
ऑप्शन है 33, 35, 36, 50। ये 36। राजस्थान में न्यायिक जिले यानी जो जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट 36 हैं, इसलिए डीएलएस से भी 36 है। क्वेश्चन आगे है कि नालसा का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल लीगल सिस्टम अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, या फिर नेशनल लॉ एंड सर्विस एजेंसी, या नॉन लीगल सर्विस एसोसिएशन। इसका है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। सर्विस अथॉरिटी, यानी सर्विस सेवा याद रखना है। ये दिल्ली में है, देश का सबसे बड़ा लीगल एंड बोर्ड। क्वेश्चन आगे है कि नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री, या प्रधानमंत्री। इसका होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई। पूरे देश का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज जो होता है वो सीजीआई। क्वेश्चन है कि क्या प्री लिटिगेशन मामले जो अभी कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, मामलों को लोक अदालत में सुलझाया जा सकता है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, केवल पारिवारिक मामलों में, केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से। इसमें हाँ है कि जो केस कोर्ट में है वो तो आते ही हैं, जो कोर्ट नहीं पहुंचे हैं वो भी डायरेक्ट लोक अदालत में सुलझाए जा सकते हैं बिना कोर्ट के। क्वेश्चन है कि भारत में विधिक सहायता और लोक अदालत आंदोलन का प्रणेता किस न्यायाधीश को माना जाता है? ऑप्शन है जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर, पी एन भगवती, एच आर खन्ना, या ए और बी दोनों। इसमें दोनों हैं, ये जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर और पी एन भगवती। जस्टिस भगवती और जस्टिस अय्यर ने ही पीआईएल लोक अदालत का कॉन्सेप्ट जो है वो भारत में मजबूत किया था। क्वेश्चन आगे है कि ग्राम स्तर पर विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए पारा लीगल वॉलंटियर्स को कौन प्रशिक्षित करता है? ऑप्शन है पुलिस विभाग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बार काउंसिल, या पंचायती राज विभाग। इनको करता है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, है ना। पैरा लीगल वॉलंटियर्स गांव में जो राजसा के सिपाही होते हैं, जो लोगों को कानून बताते हैं। क्वेश्चन है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 किससे संबंधित है? लोक अदालत के गठन से, मुफ्त विधिक सेवा प्राप्त करने वाले पात्र व्यक्तियों के मानदंड से, प्राधिकरण के फंड से, या स्थायी लोक अदालत से। इसका है आंसर मुफ्त विधिक सेवा प्राप्त करने वाले पात्र व्यक्तियों के मानदंड से। धारा 12 बताती है कौन कौन फ्री सर्विस का सहारा ले सकता है। 12 तक बताती है सारा, 12 सारा। क्वेश्चन है कि न्याय सबके लिए किस संस्था का आदर्श वाक्य है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, या सर्वोच्च न्यायालय। ये वाक्य है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का, न्याय सबके लिए। क्वेश्चन है कि क्या लोकायुक्त अपनी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर सकता है? उसमें है कि हाँ, किसी भी समय कर सकता है, नहीं, पूरी तरह गोपनीय है, केवल मुख्यमंत्री की अनुमति से, या विधानसभा पटल पर रखे जाने के बाद। इसमें जो विधानसभा है पटल पर रखे जाने के बाद वो पब्लिक कर सकता है। रिपोर्ट पहले गवर्नर के पास जाएगी, फिर एमएलए विधानसभा में पढ़ते हैं, तब जाकर पब्लिक होती है। क्वेश्चन आगे पूछा गया कि यदि कोई लोक सेवक लोकायुक्त की जांच में असहयोग करता है, क्या लोकायुक्त उसे दंडित कर सकता है? ऑप्शन है जेल भेज सकता है, जुर्माना लगा सकता है, केवल राज्य सरकार को रिपोर्ट कर सकता है, या उसे नौकरी से निकाल सकता है। क्या कर सकता है? तो ये नहीं है, केवल राज्य सरकार को रिपोर्ट कर सकता है, बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लोकायुक्त के पास अपना डंडा नहीं है, वह सिर्फ शिकायत कर सकता है सरकार को। क्वेश्चन है कि क्या लोकायुक्त राज्य द्वारा स्थापित किसी बोर्ड या निगम के अध्यक्ष के खिलाफ जांच कर सकता है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, मुख्यमंत्री के आदेश पे कर सकता है, या फिर हाई कोर्ट के आदेश पे कर सकता है। आंसर है हाँ, कर सकता है। बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन जो हैं या फिर सदस्य हैं वो पूरी तरह से लोकायुक्त के रडार पे होते हैं। नेक्स्ट है कि लोकायुक्त को उसके कार्य में सहायता करने के लिए कौन कौन से अधिकारी दिए जाते हैं? ऑप्शन है केवल सचिव दिए जाते हैं, पुलिस अधिकारी दिए जाते हैं, सचिव अन्वेषण अधिकारी अन्य स्टाफ दिया जाता है, या फिर पुलिस बटालियन दी जाती है। आंसर है इसमें सचिव भी होता है, अन्वेषण अधिकारी आईजी और अन्य स्टाफ भी होता है। पेपर वर्क के लिए आईएएस सचिव और छानबीन के लिए आईपीएस आईजी डीआईजी दोनों लोकायुक्त को मिलते हैं। क्वेश्चन है कि लोक अदालत में किस तरह के मामलों का निपटारा सबसे अधिक होता है?
हत्या के मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम, वैवाहिक विवाद, देशद्रोह के मामले या केवल टैक्स चोरी के मामले। लोक अदालत में आते हैं मोटर दुर्घटना क्लेम और वैवाहिक विवाद। एक्सीडेंट की क्लेम और पति पत्नी की झगड़े सबसे जल्दी लोक अदालत में राजीनामे से सुलझ जाते हैं। क्वेश्चन आ गया कि राजस्व लोक अदालत का आयोजन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय, राजस्व मंडल, जिला प्रशासन, आरपीएससी या लोकायुक्त। इसका आयोजन राजस्व मंडल और जिला प्रशासन द्वारा। जमीन के मामले हैं तो राजस्व मंडल ही कैंप लगाकर लोक अदालत लगाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठतम न्यायाधीश या केंद्रीय कानून मंत्री। इसमें होता है सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत तालुका स्तर पर विधिक सेवा समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कौन से स्तर पे? तालुका स्तर पे। ऑप्शन है जिला जज, तालुका का वरिष्ठतम सिविल जज, उपखंड मजिस्ट्रेट या तहसीलदार। आंसर आएगा वरिष्ठतम सिविल जज। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की जा सकती है? अपील नहीं। ठीक है ना। ऑप्शन है अनुच्छेद 32, 226, 23, 136 या 143। आंसर आएगा 226, 23। लोक अदालत के फैसलों की अपील नहीं होती है। अगर फ्रॉड हुआ है तो 226, 23 के तहत हाई कोर्ट में रीट लग सकती है। ठीक है। ये अपने आज के क्वेश्चन थे दोस्तों। पॉलिटिकल जो साइंस है आपकी, उसके सभी अपन ने टॉपिक कर लिए हैं। आगे मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जो आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है ना, उसमें जो सभी टॉपिक हैं उनके अपन टोटल एक साथ एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन करेंगे। तो आप आगे वाला वीडियो जरूर देखना, इसलिए आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसमें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।